हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आतिफ एंड यूर वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के साइंस का जो 7वां चैप्टर है यानी कि मोशन, उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका लेक्चर नंबर 2 जो है आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपके मोशन का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम लोगों ने आपके मोशन के कुछ टॉपिक्स से जैसे कि रेस्ट, हम लोगों ने रेस्ट के बारे में समझा था और हम लोगों ने मोशन क्या होता है ये समझा था, डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आपके एनसीईआरटी बुक की जो एक्टिविटी नंबर 7.1 है और 7.2 है ना, उसे हम लोगों ने अच्छे से करके समझा था मोशन और रेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मोशन और रेस्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो एक्टिविटी नंबर 7.1 और 7.2 से अच्छे से समझा। तो लेक्चर नंबर 1 जो है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। इस वीडियो में आज हम लोग कुछ जैसे कि टॉपिक्स है, क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में हम लोग डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो ये मोशन का दूसरा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम ये टॉपिक्स जो है कवर करने वाले हैं। क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, स्केलर वेक्टर 2 टाइप की होती हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटीज़। दोस्तों, जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी को जानने से पहले ना, इसे समझने से पहले स्केलर और वेक्टर को मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी चीज़ जो मापी जाती है, यानी कि किसी भी चीज़ को जिसको हम नापते हैं ना, जैसे डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, एरिया को नापते हैं ना, एरिया ये इतने एरिया में ये चीज़ है, डिस्टेंस ये डिस्टेंस इतना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ क्या है किसी चीज़ की, जितनी भी चीज़ें हैं जो नापी जाती हैं वो फिजिकल क्वांटिटी में आती हैं। ठीक है, और ये क्वांटिटी जो है 2 टाइप में डिवाइड है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई होगी कि जिन भी चीज़ों को हम नापते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे लेंथ, एरिया, लेंथ और ले सकते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सारी चीज़ें, मास है, वेट है, सब कुछ किस में आता है? फिजिकल क्वांटिटी में। समझ गए? अब हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दैट क्वांटिटी, वो क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिसमें हमें मैग्नीट्यूड दिया होता है लेकिन उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्शन नहीं दी हुई होती है, उसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होती, वैसी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब मैंने क्वांटिटी तो आपको समझा दिया क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, जो भी चीज़ नापी जाती है उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं जो नापी जाती है, जैसे एरिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मास, वेट, स्पीड, फोर्स, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, वेलोसिटी, सब कुछ किस में आ जाएगा? क्वांटिटी में। लेकिन ये क्वांटिटी जो है, एसिलरेशन भी आपका क्वांटिटी में ही आता है। ठीक है, एसिलरेशन आगे हम पढ़ेंगे एसिलरेशन क्या है। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है इसमें हमें मैग्नीट्यूड दिया होता है लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन नहीं दिया होता है, यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक डाउट होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपने कभी ना कभी किसी चीज़ की लेंथ तो ज़रूर मापी होगी, लेंथ आपने नापी है किसी चीज़ की। लेंथ जब आप नापते हैं तो वहाँ पर आप 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, कुछ ऐसी लेंथ आपकी निकल के आती है, 10 मीटर। ठीक है, लेंथ निकल के आई आपकी। तो ये जो 20 मीटर निकल के आई है ना, ये जो 20 है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। आपने डिस्टेंस कभी ना कभी नापा होगा। ठीक है, डिस्टेंस नापा है, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के मीटर में आपने कभी ना कभी ये कहा होगा, या गाड़ी नहीं चलाते, मान लीजिए आपसे किसी ने लोकेशन पूछी तो आप बताए होंगे कि यहाँ से 15 किलोमीटर आगे वो जगह पड़ेगी। कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर आगे वो जगह पड़ेगी। आपने बताया होगा कि यहाँ से 20 किलोमीटर आगे वो जगह पड़ेगी। तो ये जो 15 है, ये जो 20 किलोमीटर आप बता रहे हैं ना, ये जो 15 न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, ये जो 20 न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मैग्नीट्यूड समझ में आया। और बट नो डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। अब डिस्टेंस पूछा, आपने बता दिया यहाँ से 15 किलोमीटर आगे पड़ेगा। आपने यहाँ पर ये नहीं बताया नॉर्थ साइड जाना है, ईस्ट साइड जाना। लेंथ को नापा आपने, यहाँ पर आपने डायरेक्शन को नहीं मेंशन किया, डायरेक्शन की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे क्वांटिटीज जिसमें हम लोग डायरेक्शन को नहीं बताते हैं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ,
वैसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डिस्टेंस, मास, स्पीड, ये सारी चीज़ें। डिस्टेंस क्या है अभी आपने नहीं पढ़ा है, हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। स्पीड क्या है लेक्चर नंबर 3 में या 4 में हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है स्केलर क्वांटिटी क्या है। अब हमारा दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? डेट क्वांटिटी विच हैव बोथ, जिसमें दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी आए और डायरेक्शन भी आए, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मैग्नीट्यूड मैंने आपको समझा दिया, सेम चीज है, ठीक है, लेकिन यहां पर डायरेक्शन भी आ रही है। इसका मतलब क्या है? देखिए मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बताया कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, लेकिन यहां पर डायरेक्शन आ रही है, ठीक है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि दोस्तों डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, डायरेक्शन को समझते हैं। जैसे आप यहां पर खड़े हैं, ये कोई चौराहा है, ठीक है, क्या है? चौराहा है। यहां से जो है एक रास्ता इस तरफ जाता है, एक रास्ता इस तरफ जाता है, एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, एक रास्ता जो है इस तरफ जा रहा है, चारों तरफ रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। ये चौराहा है। यहां पर आप कहीं बीच में खड़े हैं, ठीक है, यहां पर, ठीक है। आपने किसी से पूछा, क्या पूछा कि यहां से मान लीजिए आपको जाना है, एक कोई स्कूल का नाम है, ठीक है, वो इधर है, ये इस साइड नॉर्थ साइड, ये नॉर्थ साइड आपका जो है स्कूल पढ़ रहा है। ये क्या है? एक स्कूल है। आपने स्कूल का नाम बता दिया, जो भी नाम है स्कूल का, ठीक है। इस स्कूल जाना है आपको पता नहीं है स्कूल अभी कहाँ है, ठीक है। आपने किसी से पूछा कि ये नाम है स्कूल का, यहाँ हमको जाना है, तो वो आदमी आपको बताएगा कि यहाँ से 5 किलोमीटर आप आगे चले जाइए तो स्कूल पड़ जाएगा। 5 किलोमीटर आगे, अब भाई इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी, और ये चारों तरफ रास्ते हैं, तो कहाँ 5 किलोमीटर में जाऊँ? तो वो आपको क्या बताएगा? 5 किलोमीटर आप नॉर्थ साइड चले जाइए, ठीक है। वहाँ पर अगर आपसे वो खड़ा रहेगा तो बोलेगा ये राइट साइड रास्ता जा रहा है, तो यहाँ से वहाँ पर आपको वो क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है। और जब डायरेक्शन को कहीं पर मेंशन किया जाए तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, फोर्स, इन सब में डायरेक्शन जो है मेंशन हुई होती है, इनमें डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें दोनों होते हैं। समझ में आया? क्वांटिटीज क्लियर है? बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी स्केलर एंड वेक्टर आपको समझ में आ गया ना? ये भी इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये भी। डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। कोई एक पाथ, कोई एक रास्ता किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाता है, कोई एक रास्ता किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाता है, वो ट्रेवल करता है, जितना रास्ता वो टोटल ट्रेवल करता है, उसी रास्ते को जितना वो ट्रेवल किया है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। द टोटल पाथ, टोटल रास्ता जो कवर किया जाता है, चला जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया जाता है, इज सेड टू बी द डिस्टेंस, वही डिस्टेंस कहलाता है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अब तो यहाँ पर आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी भी आगे जैसे हम एसिलरेशन पढ़ रहे होंगे, वेलोसिटी पढ़ रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, उसके बाद हम स्पीड पढ़ रहे होंगे, तो हर जगह ये जो है ना स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आती रहेगी। तो वहाँ पर आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसमें जो है अगर स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो आप वहाँ पर तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ रहे होंगे, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी तो आपको समझ में आ गई। तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो एसआई यूनिट है ये है मीटर, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? अब कैसे समझ में आ गया ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसीलिए मैंने एक हाई फाई सा एग्जाम्पल लिया है, इजी सा ऐसा एग्जाम्पल जो आपको यूं समझ में आ जाएगा। जैसे ये आप ए कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी, आप इसे अपने हिसाब से अपने शहर में जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से कोई दो जगह मान लेते हैं। जैसे आपके गांव में कोई ये जगह है एक, और ये बी कोई आपके गांव में ही दूसरी जगह है, ठीक है। तो ए बी दो रास्ता है। यहाँ ए रास्ते से यहाँ से ए से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है ए प्लेस से, और वो चलते चलते दूसरे बी प्लेस तक पहुंच जाता है, अगले स्थान बी तक पहुंच जाता है, और टोटल वो डिस्टेंस यहाँ कवर कर रहा है 40 किलोमीटर। कितना? यहाँ से वहाँ ए से बी तक आने में उसे 40 किलोमीटर
की डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही। उसके बाद वो बी से यहाँ से फिर वापस जाता है और बीच में कहीं एक और जगह होती है जिसे हमने ओ से रिफर कर दिया है, ओ, वहाँ पर वो जाके रुक जाता है और वो वापस टोटल 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 20, और जाते टाइम ए से बी तक वो जब गया तो टोटल कितना कवर किया 40 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, यहाँ पर कितना निकल के आ गया 40 + 20 = 60 किलोमीटर। यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर। समझ में आया डिस्टेंस क्या होता है? अब डिस्टेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा, पक्का क्लियर है? बिल्कुल, डिस्टेंस आपको अब क्लियर हो चुका होगा। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या कोई आदमी है कितना वो चलता है, टोटल रास्ता वो कितना कवर करता है, बस उसी को हम ऐड कर देंगे, उसकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना रास्ता जो है ट्रेवल किया जाता है, चला जाता है। डिस्टेंस समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जहां से वो चलना शुरू किया इनिशियल पॉइंट से, फाइनल वो जहां पर जाके पहुंच जाता है, फाइनली जहां पर वो जाके पहुंच जाता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये इस पॉइंट से चलना शुरू किया, वो घूम घुमा के कुल जाके घूम घुमा के यहाँ तक, फिर वो वापस आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो यहाँ से वो चलना शुरू कर रहा है यहाँ तक ये जाके यहाँ तक आया, ये पूरा, ये तो अगर हम ऐड कर देंगे तो इसकी ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस होगी ना, ये इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुआ और फाइनली यहाँ पर पहुँच गया, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, ये यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट से चलना शुरू करता है और चलते चलते वो यहाँ पर जाके पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ पर जाके पहुँच जाता है, इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ अभी। लेकिन वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाके जब यहीं इसी सेम रास्ते से वापस इतना आ जाता है, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, ये, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन जो थी जहां से वो चलना शुरू किया वो ये थी और फाइनली वो आके यहां पहुंचा है, यहीं पर रुक गया है। तो ये जो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आएगी ना, वही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल, जहां से वो चलना शुरू किया, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जहां पर वो जाके पहुंच गया, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट उसका। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट को भी हम क्या कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट जो है मीटर है, इसकी एसआई यूनिट है मीटर। ठीक है, अब सेम एग्जांपल यहाँ पर भी है। ए से कोई ऑब्जेक्ट जो है चलना शुरू किया, ए यहाँ पर है, इनिशियल पोजीशन उसकी ये है, यहाँ से वो चलना शुरू करता है, चलते चलते वो धीरे धीरे जाके पहुंचता है किसी एक बी प्लेस पर। ठीक है, सेम एग्जांपल है ना, यहाँ पर पहुंचा और टोटल उसने 40 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, 40 किलोमीटर क्या किया उसने, डिस्टेंस को कवर किया, मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस उसने, यहाँ से यहाँ तक जब वो चला बी तक, तो इतना 40 किलोमीटर कवर किया। उसके बाद वो यहाँ से वापस यहाँ ओ पॉइंट तक आता है 20 किलोमीटर, कितना 20 किलोमीटर यहाँ पर आके पहुँचता है। तो उसकी जो ये फाइनल पोजीशन है वो ये है और उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो ये है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर उसकी इनिशियल पोजीशन ये और उसकी ये फाइनल पोजीशन ये है। ठीक है, इन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक उसने कितना रास्ता कवर किया, तो इसे कैसे निकालेंगे, ये टोटल 40 किलोमीटर है। ठीक है, इसी सेम रास्ते पर वो वापस 20 आ गया है, तो यानी 40 और माइनस वो वापस कितना आया है, 20 आया है, इसमें माइनस कर देंगे। समझ में आ रही बात ना, यानी कि वो सेम रास्ते पे वापस आ गया है, यहाँ से पूरा गया, अगर ये पूरा 40 है और इतना यहाँ तक आया 20 आ गया, 20 किलोमीटर वापस आ गया उसी रास्ते पे, तो जो बचेगा वो क्या आएगा, जो बचेगा वही उसकी इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ गया, इसका 20 किलोमीटर इसका जो है डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कितना
20 किलोमीटर। क्यों? उसने पूरी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की, यहाँ तक वो 40 किलोमीटर चला और यहाँ से ये वापस आया यहाँ तक 20 किलोमीटर, ठीक है। तो उसकी इनिशियल पोजीशन ये ए थी और फाइनली वो यहाँ पर ओ पॉइंट पर आके पहुँचा। तो ये जो इतनी निकल के आई, इसकी ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकल के आ गया 20 किलोमीटर। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पार्ट between initial and final position of an object is known as displacement। तो दोस्तों अब तक जो चीज़ें हम लोगों ने समझी वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आपको क्लियर होगी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीसन, उसके बाद जो एग्जांपल्स हमने किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी ना हम चीज़ों को ऐसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमने किया, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जल्दी से यहाँ से करके इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इसकी डिफिनीसन समझ रहे हैं, यहाँ से हम निकल ले रहे हैं। ये जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है इस पे हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये जब आपका मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं एक लास्ट में जब मोशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक वीडियो डालूंगा। आपके जितने भी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दिए हैं उन सारे क्वेश्चन को उस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँगा। बुक के एक्सरसाइज के बीच में क्वेश्चंस हैं एज वेल एज जो बुक के बीच के एग्जाम्पल हैं उन सब को हम लोग कर रहे होंगे। और उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, स्पीड एंड वेलोसिटी जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, उन सारे आपके पूरे मोशन चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं सब कुछ वहाँ पर कवर हो रहा होगा। तो वो वीडियो आप लोगों को मिलेगी जब हम मोशन पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए ये मत सोचना कि हाँ ये हम अभी पढ़ ले रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं कराने हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी बुक के अलावा भी और सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अब तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो अभी हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा और उसके बाद स्केलर क्वान्टिटी, वेक्टर क्वान्टिटी देखी। अब दोस्तों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो नहीं कह सकते, कुछ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ही फैक्ट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इनके जो आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी होते हैं। वो चीज़ डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में एमसीक्यू में आके पूछ लेगा या डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठ के आ जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 1 नंबर का है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तब भी वो मदद करेगा आपको। जैसे सबसे पहले जो है वहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस स्लाइड में 2 पॉइंट्स दिए हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी हमने समझा ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमने समझ लिया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, जब इस डिस्प्लेसमेंट को हम फाइंड करेंगे तो ये जो है जीरो आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। बट लेकिन जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस नेवर कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा। डिस्टेंस की न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो जीरो कभी नहीं आएगी, या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो आ सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो कभी नहीं आएगी। एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, ताकि ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। तो याद कर लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो, और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं आएगा। तो दोस्तों इसी चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए से अच्छे से समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा और डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा। जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर ये कोई इस गाड़ी है जहाँ पर, ठीक है, वो चलना शुरू करती है, यहाँ से ये चलना शुरू करती है और ये सीधे चलते चलते जाती है और वापस कुल मतलब सीधे ही चले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो सीधा ही चले, वो अपने इनिशियल पोजीशन से यहाँ से वो चलना शुरू करती है, ठीक है। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। यहाँ से ये गाड़ी जो है चलना शुरू करती है, चलते चलते ये कुल घुमा के हर जगह घूम के ये गाड़ी वापस जो है हो के हर जगह से फाइनल पोजीशन इसकी फिर से ये यहीं आके रुक जाती है। यानी कि इसने इनिशियली यहीं से चलना शुरू किया था और ये फाइनल गाड़ी यहीं पर आके रुक जाती है। तो इनिशियल पोजीशन यही थी इसकी और यही इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा जीरो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो ये गाड़ी चलना शुरू की, गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी चलती गई, वापस ये यहीं पर फिर आके रुक गई,
ठीक है। वहीं पर फिर ये गाड़ी देखिए वहीं उसी सेम पोजीशन पर गाड़ी पहुंच गई, इसकी इनिशियल पोजीशन और जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस इसका क्या आएगा, डिस्टेंस जो यहाँ से गाड़ी ने यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर की, यहाँ से गाड़ी यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ से गाड़ी चलना शुरू करती है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से चलते चलते वो यहाँ तक जाती है, उसके बाद वापस मुड़ के यहाँ पर आती है। तो ये जो टोटल पाथ इसने, टोटल रास्ता इस गाड़ी ने कवर किया, ये उसका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है वो सेम आ जाए, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा उसका वो क्या होगा, वो होगा जीरो। तो समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक आपकी ही एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जरिए से हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, पढ़िए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है आपको पता है ना, मैंने बताया था अभी जब स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हम समझ रहे थे स्टार्टिंग में, तो बताया था मैंने आपको। आप भूले तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं भूले होंगे, आपको याद होगा तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए बिना पीछे देखे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को कमेंट करके बताना क्या होता है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है बराबर होंगे, हाँ बराबर होंगे, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही कंडीशन में बराबर होते हैं। उसका आंसर यहाँ पर है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आ सकता है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, ये पूछ सकता है, यस और नो, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो इक्वल हो सकता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करे, इन द स्ट्रेट लाइन में जाए, एक ही डायरेक्शन में सीधे स्ट्रेट लाइन कवर करे, स्ट्रेट लाइन मूव करे, स्ट्रेट लाइन वो ट्रेवल करे, चले, विदाउट कमिंग बैक, और बिना वापस आए, ठीक है, बिना वापस आए वो स्ट्रेट लाइन में क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, तब उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते ही आपको यूं चुटकियों में समझ में आ जाएगा। जैसे ए कोई एक प्लेस है, कोई एक पोजीशन ए है और दूसरी पोजीशन बी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट एक है, वो ए से चलना शुरू करता है, ठीक है, ए से चलना शुरू करता है और वो ऑब्जेक्ट ए से चलते 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 बी पर पहुंचता है और बस यहीं पर वो रुक जाता है। ए से चलना शुरू किया और वो फाइनली बी पर आके पहुंच गया। ये टोटल 60 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है कवर किया। कितना? 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कवर किया। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या निकल के आई? 60 किलोमीटर। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो उसकी इनिशियल पोजीशन ये हो गई और उसकी फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जितना वो रास्ता ट्रेवल किया होगा, वो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। तो वही सेम हो गया, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। 60 आएगा या 60 किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट भी आएगा और 60 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलता है एक ही डायरेक्शन में बिना वापस आए, उस कंडीशन में उस समय डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा डिस्टेंस के। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो यहीं पर कंप्लीट होता है हमारे मोशन का लेक्चर नंबर 2। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। कब होगा? वो हमने देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में
मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में विदाउट कमिंग बैक, बिना वापस आए, ठीक है, तब क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। और एक चीज हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस लेकिन कभी जीरो नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन से चलना शुरू किया और कुल घुमा के हर जगह जाके वापस वहीं पर उसकी फाइनल पोजीशन, यानी वो फाइनली वहीं पर आके फिर पहुंच जाता है, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों वही हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस वहां पर लेकिन जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में देखी, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लेक्चर नंबर 2 हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मोशन के अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ रहे होंगे और थोड़ा बहुत मीजरिंग द रेट ऑफ मोशन को कवर करेंगे। और इसके जो टॉपिक्स हैं जैसे स्पीड और वेलोसिटी, ये सब हम लोग लेक्चर नंबर 4 में देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारा शेड्यूल है, ये सब कुछ है जो कि आपको मोशन का जो हमने पूरा शेड्यूल बनाया है वो कवर कर रहे होंगे। उसी हिसाब से जल्दी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और अगले ही लेक्चर में हम लोग आपकी एक्टिविटी नंबर 7.5 और उसके बाद फिगर जो 7.2 बुक का है, 7.1 फिगर है, इन फिगर के जरिए से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को और अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।